नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा तो है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा है साध्वी और उसकी सियासत का। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर साध्वी से सांसद तो बन गई, लेकिन उनकी सियासत धार्मिक एजेंडे के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वे कभी मजार का मुद्दा उठाती हैं तो कभी अजान का, या फिर मंदिर का, या फिर नाम बदलने की मांग करती हैं, लेकिन उन्हें कभी जनहित के मुद्दे उठाते और उसके लिए लड़ते नहीं देखा गया। आखिर साध्वी ये कैसी सियासत कर रही हैं? क्या वह सिर्फ धार्मिक एजेंडे पर ही काम करना चाहती है, या फिर भोपाल संसदीय क्षेत्र में दूसरा कोई मुद्दा नहीं बचा है, या पार्टी ने उन्हें सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करने की ही जिम्मेदारी दे रखी है? और क्या यही वजह है कि प्रशासन भी उनके निर्देशों को सुनकर भी अनसुना कर रहा है? और नहीं तो फिर क्या वजह थी कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उनके अतिक्रमण, मजार सहित अन्य मुद्दे उठाने पर अफसरों ने खास तवज्जो तक नहीं दी? तो साध्वी की यह कैसी सियासत, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश भाजपा की फायर ब्रांड नेता और भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। हालांकि उनके ज्यादातर बयान सांप्रदायिक होते हैं। कभी मुस्लिमों के नाम पर रखे स्थलों के नाम बदलने की मांग को लेकर, तो कभी हिंदू मंदिरों से सरकार का नियंत्रण हटाने और हज यात्रा में मिलने वाली सब्सिडी बंद करने की मांग, तो कभी सुबह होने वाली अजान को लेकर आपत्ति। अपने इन बयानों की वजह से प्रज्ञा ठाकुर सुर्खियों में रहती हैं। और अब एक बार फिर सांसद के बयान ने सर्दी के मौसम में प्रदेश के सियासी पारे को गर्म कर दिया है। मजार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की बहस शुरू हो गई है। दरअसल राजधानी भोपाल में यातायात समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जहां सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण पर आपत्ति दर्ज की। साथ ही सड़क किनारे बने मजार, स्कूल में बने मजार पर हमला बोला। साथ ही प्रज्ञा ठाकुर ने बड़े तालाब में बनाई गई मस्जिद को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल किए और पूछा कि किसकी इजाजत से अतिक्रमण किया जा रहा है। सांसद के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने अतिक्रमण पर अपनी बात रखी। जनप्रतिनिधि को अगर कहीं से फीडबैक आ रहा है, जनता की ओर से लगातार कोई बात कही जा रही है और वो बात उन्होंने कही है, क्या उन्होंने यातायात के संबंध से ये अलग बात कही है? क्या ये यातायात से जुड़ा हुआ विषय नहीं है? क्या उन्होंने कोई खेत की बात यातायात के इस बैठक में कर दी? क्या वो विषय यातायात की बैठक से संबंधित नहीं है? अगर है तो ऑब्जेक्शन किस बात का है? भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर हमेशा से मस्जिद और मजार को लेकर दिए बयान के चलते सुर्खियों में रहती हैं। इसी के चलते एक बार फिर वो विपक्ष के निशाने पर हैं और भोपाल सांसद के मजार को हटाने के निर्देश पर सियासत गर्म दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता सांसद के बयान पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रज्ञा सिंह जी की जो स्थिति है वो दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। पहले मोदी जी ने कहा कि मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता, दूसरा फिर उन्होंने कहा कि भोपाल एम्स के डायरेक्टर भ्रष्ट हैं, उस पर किसी भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरा, अब जो वीडियो आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि वो कुछ तथ्य बताती जा रही है और कलेक्टर कह रहे हैं कि आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। वो जो फुटपाथ है बाद में बनाया, वो मज़ार पहले से बनी हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रज्ञा सिंह जी की जो दयनीय स्थिति है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की सहानुभूति उनके साथ है। अगली बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सांसद बनेंगी या नहीं बनेंगी, चुनाव भी लड़ पाएंगी कि नहीं, इसको लेकर के भी संशय है। बैठक के दौरान सांसद ने कलियासौत डैम में बार-बार मजार बनने की बात कही। साथ ही सेंट्रल स्कूल में नमाज पढ़ने के मुद्दे को भी उठाया और उनकी बातों को अक्सर सिर्फ सुनते रहे। लेकिन सवाल यही कि आखिर सांसद की बात सिर्फ सुनी ही क्यों जाती है, उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? और सांसद प्रज्ञा ठाकुर सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दे ही क्यों उठाती नजर आ रही हैं? बहरहाल सांसद के बयान कब सांप्रदायिकता से इतर होकर रोजगार और महंगाई के ओर मुड़ते हैं, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बयान ने सियासी रंग ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। साध्वी की एक कैसी सियासत, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश शर्मा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सिद्धार्थ सिंह राजावत, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, साध्वी की एक कैसी सियासत, सिर्फ धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति है उनकी, बाकी मुद्दों पर उतनी मुखर नहीं होती, लेकिन मजार के मामले पे, मस्जिद के मामले पर, धर्म से संबंधित जो भी मामला होगा उस पर बड़ी मुखर होती हैं। कल कलेक्टर से भिड़ गई कि सड़क के फुटपाथ पर
मजार कैसे बन गई? देखिए, अब वो साध्वी नहीं है, अब वो एक सांसद है। लेकिन शायद जो होता ना कि जो संस्कार होते हैं या जो अचेतन में चीजें होती हैं वो चेतना में आई जाती हैं, क्योंकि वो जिस वातावरण में पली बड़ी विद्यार्थी परिषद से लेकर, तो उनको वो मुद्दे ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो नहीं, सांसद हैं विद्यार्थी परिषद में और तो तमाम लोग रहे हैं। वो विद्यार्थी परिषद छात्र राजनीति से शुरुआत की है उन्होंने। उनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे। लेकिन वो सिर्फ इन्हीं मुद्दों को क्यों छूती हैं? बाकी के मुद्दे भी तो हैं, सड़क, बिजली, पानी, अन्य समस्याएं नहीं बची क्या भोपाल संसदीय क्षेत्र में? मैं उसी पे आ रहा था कि अब वो चूंकि सांसद हो चुकी है तो उनको मुखिया मुखसुद चाहिए कि तर्ज पर सर्व जनहिताय की बात करना चाहिए और उन मुद्दों को, बुनियादी मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए जिनसे आम जनता पीड़ित है। कहीं ट्रैफिक की भोपाल में बहुत समस्या है, तो कहीं ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं, महंगाई और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे वो बात कर सकती है। आजकल पॉल्यूशन कंट्रोल उसकी भी जरूरत है, बहुत पर्यावरण बिगड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे वो बात कर सकती है। लेकिन चूंकि वो उनके जो पूरा आभा मंडल है जो वो है, उनको लगता है कि यही हमारी सफलता का राज है। क्योंकि आपको पता होगा कि टिकट भी उनको शायद इसी बिना पर मिला था कि एक दिग्विजय सिंह की इमेज थी, एक किसी अल्पसंख्यक जैसी, समर्थक जैसी या हिंदू विरोधी जैसी, जैसे उनके जो बयान देते, तो उनका कट्टर हिंदुत्व का चेहरा इनके सामने लगा, भाजपा की जो रणनीति थी। और आपने चौकसी जी देखा होगा कि उस लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में भोपाल लोकसभा के उम्मीदवारों की चर्चा हो रही थी। तो ये अपनी पहचान उसी दिशा में बढ़ाई जाए। जैसे दिग्विजय सिंह लगातार बयान जब भी देंगे तो लगेगा कि ये बयान की जरूरत नहीं थी, और भी बयान दिए जा सकते थे। तब वो जो बयान देते हैं और ये जो अपने देश में, लेकिन वो तो किसानों के मामले में धरना देते भी दिखते हैं। दूसरी बात कि क्या यही वजह है कि वो ऐसे मुद्दे उठाती हैं तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं तवज्जो नहीं देते हैं? अब तो पार्टी भी उनकी फेवर में है। रजनीश अग्रवाल को आप सुन ही रहे थे, अभी कह रहे थे कि उन्होंने कौन सी गलत बात की है। यातायात संबंधित बैठक थी तो यातायात का ही मुद्दा उठाया है कि यदि फुटपाथ पे मजार बन गई तो ये भी यातायात का ही मुद्दा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उसको जरा थोड़ा सा यदि वो एक लाइन और जोड़ दी थी, कहीं कहीं छोटे छोटे मंदिर भी बन गए हैं जो बीच में डिवाइडर में बन गए, तो दोनों को कह देती तो वो एक फिर राजनीतिक जैसा संतुलित बयान हो जाता। लेकिन लेकिन दुबे जी, स्वभाव मंदिर तो के आसानी से हट भी जाते हैं ना। हाँ, ये तो बात सही है कि इस देश में कई जगह, जैसे जबलपुर में पूरे सड़क किनारे के मंदिर हट गए सौंदर्य क्रांतिकरण नाम पे, लेकिन मस्जिद या मजार नहीं हटती है। आपने देखा होगा जो राजा भोज सेतु बना है वो इस पे बना है कि वो तालाब के किनारे मस्जिद नहीं हटाई जा सकती। तो ये जो दौर है, अब ये इस तरीके का दौर है कि जिसमें इस तरह की बातें करके इन मुद्दों को उठाकर एक थोक में वोट व्यवस्था हो जाती है, और नेताओं को क्या वोट सर्वोपरि रहती है। कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा। तो ये जो चल पड़ी है अब जो व्यवस्था, उसके असल तहत मुद्दा इस है तरह वोट का। शर्मा जी, क्या वोट के लिए सियासत की जा रही है, या जो रजनीश अग्रवाल कह रहे हैं कि बात तो उन्होंने सही की है, फुटपाथ पे कैसे मजार बन गई, तो प्रशासन आपका फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? पहले भी वो पत्र लिख चुकी हैं केंद्रीय विद्यालय के मामले में, MBM जो कॉलेज है वहां के मामले में। आपको आवाज मिल रही है? जी सुन रहा हूँ ब्रजेश जी। नहीं, आपने इशारा किया तो मैं बीच में इसलिए रुक गया कि मुझे लगा कि आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं सुन रहा हूँ। तो मुझे मुद्दे उठा रही हैं, यदि पार्टी सहमत है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? यदि गलत है, अतिक्रमण हुआ है, तो प्रशासन तंत्र कार्रवाई क्यों नहीं करता? या सिर्फ उनको सिर्फ बयानबाजी के लिए पार्टी ने छोड़ रखा है कि आप धार्मिक ध्रुवीकरण करते रहिए, हम वोट बटोरते रहेंगे? ब्रजेश जी, जिस बैठक में साध्वी जी ने इस प्रकार का बयान दिया है, वो बैठक वास्तव में भी यातायात को लेकर थी। यातायात का सुधार कैसे किया जा सकता है, भोपाल का यातायात कैसे सुगम हो, लोगों को आवागमन के अंदर असुविधा का सामना ना करना पड़े, इस प्रकार के सुझाव उस बैठक में आमंत्रित किए जा रहे थे। और सांसद के नाते उन्होंने अपनी भावाभिव्यक्ति करी। उनको लगा कि भाई ये जो सड़क पर धार्मिक स्थान बने हुए हैं जिनके कारण यातायात बाधित और प्रभावित होता है, इनके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए।
अब चूंकि एक तो वे साध्वी है और दूसरी भगवा धारण करती है, तो उनके बयान को मुझे लग रहा है कि उस दृष्टिकोण से लेकिन देखा जा यातायात रहा की समिति में उनके बयान को, एक बयान को मान लेते हैं कि फुटपाथ पर मजार का मामला उठाया उन्होंने, लेकिन वो केंद्रीय विद्यालय की भी बात करती हैं, वो एमबीएम की भी बात करती हैं कि कॉलेज परिसर में कैसे वहाँ पे मजार बन गई है और केंद्रीय विद्यालय में किस तरह से नमाज पढ़ी जाती है, ये मुद्दा भी उठाती हैं, पत्र भी लिख चुकी हैं। तो वो भी सही है, वो तो यातायात से संबंधित नहीं है ना, लेकिन यदि उनका मुद्दा सही है तो कार्रवाई करनी चाहिए। ब्रजेश जी, जो अभी देवदत्त भाई साहब कह रहे थे ना कि कुछ क्या होता है कि जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में हम लोगों का निर्माण होता है, पालन पोषण होता है, वैसी लगभग हमारी मानसिकता बन जाती है। अब चूंकि वे साध्वी स्वभाव की है और साध्वी का उन्होंने धारण करा हुआ है, साध्वी का आचरण जीती है, साध्वियों की तरह उनका पूरा जीवन है, वो सन्यासी भाव से जीवन जीती है। तो समाज जीवन में जो साधु मना लोग होते हैं, जो सन्यासी वृत्ति के लोग होते हैं, वो थोड़े से सत्यवादी होते हैं और स्पष्टवादी होते हैं। वे राग और द्वेष से रहित होकर बगैर लाग लपेट के अपनी बात करते हैं। वो सटीक सटाक और सटाक बोलते हैं, और वो सटीक सटाक और सटाक जब बोलते हैं तो वो स्पष्ट होता है, और वो जो सत्य होता है वो चुभता है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जो है वो लल्लो चप्पो की भाषा ज्यादा प्यारी मानी जाती है। अब उनका स्वभाव साध्वी का स्वभाव है, तो वो कई बार जब बातों को उठाती है तो बगैर लाग लपेट के बोलती है, और इस बात का उनको रंच मात्र भय नहीं तो फिर होता है कि पार्टी को उस इसके पर सफाई देना पड़ती है, प्रधानमंत्री तक को नाराजगी जाहिर करना पड़ती है। वो बात भी तो उन्होंने बोली थी, यदि इतनी स्पष्ट बातता है तो उस पर भी सहमति जता दीजिए आपके, वो भी सही थी। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, प्रधानमंत्री जी की बात को तो मुझे लग रहा है कि 100% हम सारे लोग सहमत हैं, और कोई भी प्रधानमंत्री जी की बात से राय बराबर भी असहमति तो नहीं साध्वी रखता। भी गलत हो सकती है ना कुछ मुद्दों पे। आज की डिबेट का विषय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य नहीं है ब्रजेश जी, आज की वक्तव्य डिबेट नहीं का है, लेकिन विषय आप तो कह रहे हैं ना कि साध्वी हैं, सत्यता से स्पष्टता से बात करती हैं, तो उनके पुराने बयान भी देखे जाने चाहिए फिर तो, यदि वो सब चीजें सही बिल्कुल कहती देखे हैं। जाने चाहिए, बिल्कुल देखे जाने चाहिए, बिल्कुल देखे जाने चाहिए, और देखे भी जाते हैं। और मुझे लगता है कि समाज जीवन में कोई भी जनप्रतिनिधि जब सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के वक्तव्य देता है तो उसका अंतिम अंकेक्षण करने का अधिकार जो है वो जनता जनार्दन के पास होता है। तो ऑडिट फिर रिपोर्ट को पार्टी ने क्या अफसरों से बोल दिया है कि सरकार ने अफसरों से बोल दिया है कि साध्वी के सिर्फ बयानों पे सुना करो, अनसुना कर दो, कार्रवाई मत करो। यदि वो सही बोलती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ा सा आप चुगलबाजी के मूड में है, ऐसा नहीं। कौन कह सकता है? चुनी हुई सांसद है, कलेक्टर का मुझे लग रहा है कि कलेक्टर जो है वो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है वो सांसद के बहुत नीचे आते हैं, तो कलेक्टर जो है वो उनके माथ आते हैं, चूंकि वो चुनी हुई सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो जो प्रोटोकॉल है, जो संघीय ढांचे में, जो संविधान में दिया गया है, तो मुझे लग रहा है कि जो जिला पीजी है उनका तो सांसद जी की बात को अवहेलना करने का ना तो कभी कोई मंतव्य और भाव रहा होगा, और ना उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा। पर अब चूंकि कलेक्टर है, उनको सारी चीजों को संतुलित करके देखना होता है, और जिले की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी उनके हाथ में होती है। जिले के डेवलपमेंट के बारे में भी बहुत सारे निर्णयों में वो जो होते हैं उनका निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जिलाधीश जी को सारे दृष्टिकोण से विचार करके बात करना तो मतलब पड़ती है। साध्वी जी कहती रहे कार्रवाई नहीं होगी, ये तय हो गया ना कि जिला प्रशासन अपने हिसाब से देखेगा। वही कलेक्टर साहब ने भी कहा बैठक में कि वो हम समय समय पर कार्रवाई करते हैं। रजावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजावत जी, बात तो सही कही है उन्होंने, पार्टी उसके पक्ष में है बीजेपी, लेकिन जिला प्रशासन देखकर कार्रवाई करता है, उसको सारी चीजें देखना पड़ती हैं। तो इसमें तो कोई ऐतराज नहीं है यदि उन्हें कहा है, यदि कोई मामला उठाया है, लेकिन जिला प्रशासन तो कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन फिर कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है? ब्रजेश जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जैसे कि हमारे आदरणीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे कि जैसा आचरण है सोचते हैं वैसा कार्य करते हैं। सर्वप्रथम तो ये बता दूं कि जो साध्वी जी हैं, वो जिस प्रकार से कहावत है कि बंदर को हल्दी की गांठ मिल गई थी, वो भूरा पंसारी बन गया था, तो हमारी साध्वी जी को एक हल्दी की गांठ मिल गई है, भूरा पंसारी बन गई है। आप देखिए, जब कभी हवाई जहाज में बैठती है तो सीट के लिए बाल हट की तरह वो लड़ती है कि मैं तो यहीं बैठूंगी। कभी आप देखते हो क्रिकेट खेलने लगती हैं। होते हैं वो तो हटी करते हैं ना रजावत जी। मैं वही बता रहा हूँ, और अभी आपने उनका लेटेस्ट बयान भी सुना होगा। अभी 2-3 दिन पूर्व आया था, जब उमा भारती जी ने शराबबंदी की बात करी थी और शिवराज सिंह जी की नई प्रणाली आई थी, तो उन्होंने कहा था शराब औषधि का कार्य करती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। जैसा आचरण होगा, जैसे आचरण होगा वैसे उसके विचार होंगे, तो उनके विचार जग जाहिर हैं, आपने भी देखे हैं किस प्रकार के हैं। नहीं तो इसमें आप सहमत नहीं है कि औषधि में शराब मिलती है कि नहीं मिलती है, अल्कोहल रहता है या नहीं रहता?
वही हम उनको पूछने गए थे, पर वो हमें प्राप्त नहीं हुई, बाहर निकल के नहीं आई, हमसे भेंट नहीं की उन्होंने। नहीं तो हम पूछने गए थे उनके बंगले पे, और अगर मिल जाती तो हम उनसे पूछते भी ये बात। अब लेकिन रही इतनी सी बात, बात उनको कांग्रेस क्या है- नेताओं को नहीं पता है क्या कि औषधि जी? में अल्कोहल रहता है या नहीं रहता है? कांग्रेस को पता है, तभी तो कांग्रेस या रोडों पे आ शर्मा रही जी है। जो कह रहे हैं कि वो स्पष्ट मैं बोल तो- देती हैं साध्वी अरे होने मैं के तो कारण, आपके वो सही माध्यम है। से ये भी हमने तो ये भी खबर पहुंचाई थी प्रेस वार्ता के माध्यम से कि उमा भारती जी करें और कांग्रेस साथ देगी, जो भी चीज चाहिए संसाधन कांग्रेस प्रोवाइड कराएगी। और रही बात हमारी साध्वी जी की, सांसद जी की, उनके पास कोई मुद्दे है नहीं, उनको कोई पूछता है नहीं, तो कोई ना कोई नया एक मुद्दा एक नया मीडिया में बने रहने के लिए शगुफ्ता छोड़ देती हैं वो। तो आपके भी तो हारे हुए प्रत्याशी नहीं आते कोई मुद्दा उठाने के लिए, वो दूसरे जिलों का मामले उठाते हैं, वो भी तो भोपाल से लड़े हैं, वही उठा दें कम से कम कि साध्वी ये मुद्दे उठाइए, असल मुद्दे तो ये हैं। आपको शायद मालूम नहीं है कि पूर्व में आप जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने पूर्व में लिखित भी दिया है कि आप ये मुद्दे क्यों नहीं उठा रही हैं। और रही बात, आप जो स्मार्ट सिटी और इसकी बात कर रहे हैं, कभी खुलार पे गई हैं क्या वो, या चूना भट्टी पे गई हैं? वहाँ कितनी किस प्रकार से पूरा का पूरा जाम लगता है, 2-2 1.5 घंटे का। अरे आप सबसे पहले स्मार्ट सिटी में वो वाले एरिया समझवाइए, आप सांसद हैं यहाँ की, आपको वो मुद्दे उठा रही है जो आपको जो मुद्दे उठाने नहीं चाहिए। आप जब भी आपको सुर्खियों में बने रहना है तो आप हिंदू मुस्लिम धर्म की बात करेंगे, या कभी गिरजाघर की बात करेंगे, तो कभी मस्जिद की या मंदिर की बात करेंगे। अरे हम विकास की बात कब लेकिन करेंगे? रजावत जी, आप कह रहे हैं वो मुद्दे उठाना नहीं चाहिए, वो मुद्दे तो भाजपा के लिए फेवरेबल हैं, उठाती हैं तो वोट उधर चले जाते हैं। आपके यहाँ नेताजी मुद्दे उठाते हैं तो वोट और कट जाते हैं। ब्रजेश जी, जनता जान चुकी है हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, आज जनता उसी मुद्दों को लेके आगे बढ़ रही है। आप नाव कितने बार 23 में देख लेना, अगर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में जाएंगे तो इनके कुर्ते फाड़ के इनके हाथ में दे दिए जाएं, जनता देगी। महंगाई, कभी महंगाई, पेट्रोल डीजल सरसों के तेल दाल की बात करते नहीं है, ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। आप ये देखिएगा कि परिंदा मंदिर पे बैठता है या मस्जिद पे बैठता है, पूछ के बैठता है कि कौन से धर्म का है वो कहीं पे भी जाके बैठता है। हम सेक्युलर, हम हिंदुस्तान में संविधान जिस दिन लिखा गया था, सेक्युलर उसके रूप में लिखा गया था, लेकिन सेक्युलरिज्म अब के तो ऊपर। वोट पूछ पूछ के डलने लगे ना, वोटर ना मस्जिद में जाता ना मंदिर में जाता है, वो तो धर्म के हिसाब से चल रहा है। खैर मैं आपके पास लौटूंगा। दुबे जी, क्या सुर्खियों में रहने के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ये हथकंडे अपनाती है? देखिए, उनकी राजनीतिक समझ ऐसी नहीं है कि वो सुर्खियों में रहने के लिए करें। वो तो वैसे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाती है, तो सुर्खियों की क्या जरूरत है? जी, वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। वो मैंने कहा ना कि मजी हुई राजनीतिक नहीं है कि वो तोल मोल के बोले कि कितना बोलना, किसका क्या असर होगा। उनको देखो, बिना कोई संघर्ष के वैसे भी उनको सांसद सीधे लोकसभा मिल गया, सांसद बन गई। उन्होंने 10 साल के मुख्यमंत्री को लोकसभा का चुनाव मैं आ रहा हूँ आपके पास, मालेगांव तक भी पहुंच जाएंगे अपन, चिंता ना करिए आप जी। दुबे जी, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे, वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने उनको हरा दिया। तो फिर उनको अब किस डर भय कि हम ये बोलेंगे तो ये नुकसान होगा, या ऐसे ही बयान वो चुनाव के समय भी देती रही, जो पूरे देश में सुर्खियां बनी रही। तो उनका एक अलग वो है। इसलिए ये तो राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, जब वो इनके बयानों से पीछे हटते हैं, कि हम टिकट देने के समय सोचें कि ये इसके चुने जाने के बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी और हमें कहाँ कहाँ संभालना पड़ेगा। क्योंकि आपको लग रहा है कि टिकट देके फंस गई है बीजेपी, लेकिन जो जब मकसद के लिए टिकट दिया था वो तो हो गया उनका पूरा। एक बार प्रधानमंत्री तक उनसे असहमति जता चुके हैं, तो मुझे लगता है कि पार्टी का कोई नेता फिर क्या समझेगा उसको, क्या कि वो तो हो गया जो हो गया। अभी लेकिन क्या है, आप क्या इनको रोक लोगे साध्वी जी को, लेकिन किसके बयान, कैसे कैसे बयान, आप कोई बयानों की कोई सीमा बची है क्या? कहाँ बची है? कैसे के जो जितने बयान दे रहा है उतना ही पहचाना जा रहा है देश में। आज कांग्रेस के किसी नेता का नाम पूछ लो, कश्मीर से बयान असर भी तो करते हैं। यहाँ साध्वी लड़ती, पूरे देश में माहौल बनता है। यहाँ बयान दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश में माहौल बनता है। आप ये कैसे भूल रहे हैं? एक जगह नुकसान होगा ना, एक सीट का, लेकिन बाकी सीटों पर तो असर होता है। नहीं, यहाँ भी कहाँ नुकसान हुआ, एक सीट पे भी नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ भी फायदा हुआ, पूरे देश में फायदा हो रहा है। तो वो तो आप ये देखिए कि सुनियोजित था वो, उस समय टिकट वितरण के समय बहुत रिसर्च हुआ था कि आखिर कैसा प्रत्याशी थे, ऐसा प्रत्याशी जिससे ये सीट तो जीतेंगे ही और पूरे देश में माहौल बनाएंगे। तो उनकी तो वही पहचान है। यदि वो इस तरह की नहीं बोलेंगी, आप बताइए, जब जब आपने डिबेट कराई या अखबारों में सुर्खियों बनी, तभी नहीं बयानों के कारण वो बनी।
इन्हीं बयानों के कारण उन पर चर्चा हुई। सामान्य उन बातों पे कौन सा आजकल मीडिया भी ध्यान देता है या कौन उसको वो करता है, उस पे नहीं, जल फोकस करता सत्याग्रह है। करते हैं लोग, कीचड़ में यदि धरना देते हैं वो भी दिखाता मीडिया, ऐसा नहीं है। यदि साध्वी ने किसी की मदद की है, गाड़ी से जा रही है एक्सीडेंट वाले की, तो वो भी दिखाया हमने 4 बार, दिखाते सब हैं। लेकिन बयानों के पीछे कोई जो मकसद रहता है, उसके पीछे हमारी चर्चा करने का भी मकसद रहता है कि मायने क्या हैं उसके। मायने वही है जो दिग्विजय सिंह बयान देते रहते हैं ना, वो पूरे देश में छाए तो रहते जो हैं। कांग्रेस सपने आज देख रही है कि अगली बार टिकट मिलेगा नहीं उनको, तो वो भूल जाए, टिकट तो फिर भी मिलेगा किसको? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को। अरे कांग्रेस ये कह रही कांग्रेस थी, अभी थोड़ी आपने कह सुना रही है, कांग्रेस भाजपा प्रवक्ता तय को करेगी। कि गले की फांस बन गई हैं वो, और अब शायद ये उनको अगली बार टिकट मिले, इसलिए ऐसे बयान दे रही हैं। देखो परिस्थितियों के हिसाब से रहता है, जो आज गले की फांस है कल वो पता चली तुरुप का इक्का बन जाए। ये राजनीति में तो आप देखते हैं कब कौन सा मुद्दा कौन सा नेता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो जाए, ये आप और आज अनुमान नहीं लगा सकते। जब चुनाव होंगे तब ये अनुमान लगाया जाता है कि किस पत्ते का कौन सा पार्टी कैसा उपयोग कर रही है। क्योंकि आप देखिए जो लोग चले जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, उनको बिठा के पदों पर नरसिंह राव घर चले गए थे, लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया था और प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो उस समय की परिस्थिति क्या बनती है ये तब तय होगा। लेकिन राजनीति में बयानों का बड़ा वो हो गया है, सब कोई बयान देने में कोई पीछे नहीं है, क्योंकि उससे उनको और इसकी संभावना इसलिए भी कम नहीं है क्योंकि पार्टी तो उनके बयानों पर सपोर्ट ही कर रही है। उनके एक और विधायक हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन साथ साथ में विकास कार्य भी करते हैं। लेकिन साध्वी को क्या एक ही एजेंडे पे लगा रखा है बीजेपी ने? शर्मा जी, उनको थोड़ी अब सुन नहीं रही लगता है ऐसा पार्टी की किसी की, वो अपना राग अलाप रही हैं, वो पार्टी को सिर्फ सहमति जताना पड़ती है। और कभी जैसे गंभीर बयान आ जाता है तो उस पर नाराजगी जता देते हैं, फटकार लगा देते हैं। बाकी बयानों में सब सहमति है, नाम भी बदलो, मजार का मामला भी उठाओ, स्कूल में मस्जिद का मामला भी उठाओ। अब ब्रजेश जी केवल सांसद जी का विषय नहीं है, कोई भी जनप्रतिनिधि होगा या संगठन का कोई भी पदाधिकारी होगा, कोई वक्तव्य अगर वो सार्वजनिक रूप से जारी करता है तो पार्टी गुणदोष के आधार पर उसका विवेचन करती है और विश्लेषण के आधार पर अगर पार्टी उस बयान को उचित मानती है तो उससे सहमत होती है और पार्टी को लगता है कि ये बयान जो है ये संगठन लाइन पर ठीक नहीं बैठता है तो पार्टी उससे असहमति का भाव रखती है। अब प्रत्येक व्यक्ति को, इतना बड़ा राजनीतिक संगठन हमारा है, प्रत्येक व्यक्ति को सुबह कागज पर लिखकर ये दिशा निर्देश नहीं दिया जा सकता है सारे जनप्रतिनिधियों को कि आपको ये बोलना और ये नहीं बोलना। चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जनता ने उनके पक्ष में मतदान करा है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी तो दिग्विजय सिंह जी जैसे एक बड़े कद के नेता को चुनाव हराकर लोकसभा का मार्ग उन्होंने प्रशस्त करा है स्वयं के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इस प्रकार के बयान जो आते हैं तो वो उनकी अपनी निजी राय है और मैंने पहले भी कहा है कि चूंकि ये जो बैठक हो रही थी ये बैठक यातायात वाले विषय को लेकर थी और यातायात वाले विषय की उस बैठक के अंदर जो उन्होंने बयान प्रकट कराया, मुझे लग रहा है कि उसको वहीं तक सीमित रखकर अब देखा जाना चाहिए। ठीक है राजावत जी, भाजपा तो वहीं तक सीमित छोड़ देती है उनके बयान को, कोई खास तवज्जो नहीं देती, लेकिन कांग्रेस ज्यादा बढ़ चढ़ के तवज्जो देती है, 2 दिन से वायरल कर रही है। देखिए कांग्रेस, मैंने आपको पहले भी कहा, जैसे कि हमारे आदरणीय बात कर रहे थे, एक तो हमारे माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, वो उस प्रकार के हकीम हैं, उनको मालूम है सब और भारतीय जनता पार्टी का कौन से टॉनिक से, कौन सी जड़ी बूटियों से इनका इलाज करना है, तो ये जानते हैं। और ये आप देखिए जिस प्रकार से तो लेकिन इलाज करने का नुस्खा पता है, लेकिन इलाज तो कर ही नहीं पा रहे। 2003 से लेकर अब तक इलाज नहीं हुआ, खुद वो नहीं कर पाए लोकसभा में। ब्रजेश जी सुनिए, तो जैसे माननीय दिग्विजय सिंह जी कोई बयान देते हैं तो आप देखिए माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हाल मेढक की तरह उछलने लगते हैं, कभी विश्वास सारंग उछलने लगते हैं, कभी आपके शर्मा जी उछलने लगते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पूरी मालूम है दिग्विजय सिंह जी को, तो ये हमको ना बताएं कि वो कैसे हारे कैसे नहीं हारे, ये दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि लोकसभा इस बार कैसे लड़ी गई, क्या क्या हुआ। हमने अपनी हार को स्वीकारा, हार को स्वीकारने के बाद हम मैदान में फिर डटे हुए हैं और विपक्ष के नाते हम उसको ही उठा रहे। अब रही बात प्रज्ञा ठाकुर जी की, प्रज्ञा ठाकुर जी को कोई भी बहुत सीरियसली लेता, कांग्रेस में तो कतई नहीं लेते, क्योंकि उनकी जो बाल हटे और बच्चों जैसी हरकतें आप कह रहे हैं सीरियस नहीं लेते हैं। 15 माह की सरकार में आप जोशी हत्याकांड की फाइल निकलवा रहे थे, टवल से जांच करवा रहे थे। देखिए ये तो दुनिया जानती है, मालेगांव का कौन नहीं जानता,
माननीय NIA ने दिग्विजय सिंह जी क्लीन ने तो चिट इस दे पे दी। पूरा ट्वीट किया वो जो और कुछ उनके साथ मामले में हटा काम दे दिए रखे। इसके बाद कौन यहाँ नहीं जानता? आप बताइए कौन नहीं जानता? और अभी उनका अंडर ट्रायल चल ही रहा है, अभी कोई बरी तो ही नहीं है वो, और साध्वी का रूप धारण करे हुए हैं। और साध्वी का रूप धारण करे तो ये बताएं कि उनने ये जो साध्य जो अपनाया है कि किससे दीक्षा ली है। और आप भी जानते हैं कि संसद के अंदर उन्होंने पिताजी का नाम बताने से मना कर दिया, तो अब पिताजी तो की आप नाम की पर्सनल जगह पे आ गए दूसरा ना कि नाम किससे लिया गया दीक्षा था। ली है, ये भी एक दुनिया से थोड़ी जानती ये है। पूछा जाएगा, बयान पर चर्चा हो सकती है। बहरहाल ये समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो साध्वी हैं, जिस तरह शर्मा जी कह रहे हैं, स्पष्ट बोल जाती हैं। यदि उनके मुद्दे सही हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि सही नहीं है, यदि ऐसे लगते हैं कि जिनसे धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है बीजेपी या प्रशासन को लगता है इससे माहौल ख़राब होगा, तो ना कार्रवाई करे। लेकिन साध्वी हैं और भोपाल की सांसद हैं, वो जब बोलती हैं तो चर्चा तो होती है। तो इस बार भी यदि वो बोली हैं बैठक में तो चर्चा तो होना ही है, और विपक्ष को मुद्दा मिल गया है तो उसको भुनाने की कोशिश भी करती है। लेकिन मुद्दे तो ऐसे रहेंगे। साध्वी को साध्वी के हाल पर ही छोड़ दीजिए। हो सकता है जो सपने भाजपा देख रही है या जो कांग्रेस सपने देख रही है कि अगली बार उनको टिकट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये दूर की कौड़ी की बात है। तो मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।